दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको पता होगा मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला। इस व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और कांग्रेस नेता पारस सकलेवा ने कुछ बिंदुओं की जांच की मांग की। 2015 में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और यह घोटाला 2009 से संबंधित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। देश दुनिया में चर्चित मध्य प्रदेश भोपाल व्यापम घोटाला जिसका जिन बोतल में बंद था और उसका ढक्कन खुल गया है और जिन बाहर आ गया। मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, जिसकी वजह से कई लोगों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। पूर्व निर्दलीय विधायक और व्यापम मामले पर कांग्रेस नेता पारस सकलेवा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2 महीने पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कुछ बिंदुओं पर फिर से जांच की मांग की है। व्यापम घोटाला मामले पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। आपको बताते चले कि वर्ष 2009 में व्यापम घोटाला सामने आने के बाद सकलेचा ने एसटीएफ को दस्तावेज के साथ आवेदन सौंपकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस आवेदन पर जांच के लिए उन्होंने पिछले वर्ष हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस पर एसटीएफ को दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की मांग की। वहां पर 19 अप्रैल को हाई कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में पैरवी कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और सर्वेम रितम्मम खड़े कर रहे हैं। यह भी बताते चले कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 27 नवंबर 2014 को विज्ञप्ति जारी कर व्यापम की जांच में बिंदु शामिल करने के लिए दस्तावेज सहित आवेदन मांगे थे। इसके बाद पारस सकलेचा ने 11 दिसंबर 2014 को दस्तावेज सहित 3 से 50 पेज का आवेदन दिया था। 12 जून 2015 को एसटीएफ को मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त 71 पेज का लिखित बयान और 2 से 40 पेज के दस्तावेज भी दिए। एसटीएफ ने 11 से 13 दिसंबर 2019 को दोबारा 13 घंटे तक बयान लिया। इसके बाद उनका आरोप है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2015 में व्यापम का मामला सीबीआई में चला गया और सीबीआई ने अक्टूबर 2016 में बयान लेने के बाद आवेदन मुख्य सचिव को भेजा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में पारस सकलेचा ने अपने आवेदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा संचालक, चिकित्सा शिक्षा व्यापम के अध्यक्ष आदि से पूछताछ की मांग की। निश्चित रूप से सबको लपेटा जा सकता है। सकलेचा ने अपने आवेदन में कहा है कि सीबीआई व एसटीएफ ने जांच में काफी लापरवाही की है। उन्होंने अपने लगभग 8 से 50 पेज के दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना कार्रवाई का अनुरोध न्यायालय से किया है। व्यापम घोटाले की शुरुआत साल 2007 और 2008 में मानी जाती है।
जब स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय की रिपोर्ट में अनिवार्यताओं का पता चला, साल 2013 में इंदौर पुलिस ने शहर के कई होटलों में से 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। बड़ा चर्चा का विषय रहा था उस समय, जिसमें 17 लोग उत्तर प्रदेश से थे और ये असली परीक्षार्थियों के बदले खुद केंद्र में बैठकर परीक्षा देने आए थे। इस मामले में पहले एमपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इसकी जांच की। बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। यह है दोस्तों मामला। बाद में सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। इसके बाद इसकी संरचना में बदलाव करके इसे एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड कहा जाने लगा। 2013 में भारत के मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम सामने आया और जिससे पूरे देश के परीक्षार्थियों की, छात्रों की नींद उड़ गई। परीक्षा में किसी की जगह दूसरों को बैठाना, नकल कराना और अन्य तरह की धांधलियों की वजह से इस मामले में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया जब 2013 में घोटाले के सार्वजनिक होने पर कई साल पहले घोटाले से जुड़े संदिग्ध की एक के बाद एक मौत होने लगी और इन लोगों की मौत की वजहों में दिल का दौरा, किसी के सीने में दर्द से लेकर सड़क दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं शामिल थी। इतना ही नहीं, ये सभी मौतें असामाजिक और रहस्यमयी थी। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने व्यापम घोटाले से संबंधित मौतों की जब जांच शुरू की तो सबसे पहला यही सवाल था कि ये मरने वाले लोग कौन थे और उनकी मौतें कैसे हुई। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, कहीं इन मौतों में कोई स्पष्ट पैटर्न तो नहीं था। व्यापम घोटाले से जुड़े कई लोगों की मौतें बीमारियों के कारण भी हुई हैं। इस रिपोर्ट में केवल उन लोगों को शामिल किया गया जिनकी मृत्यु परिस्थितियों और संदेह पैदा करती हैं या परिवारजनों ने साजिश की बात कही है। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 साल की छात्रा नम्रता दामोर जनवरी 2012 की एक सुबह लापता हो गई। 7 जनवरी 2012 को उसका शव उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर बरामद किया गया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। इसके बाद उसकी मौत को हत्या के तौर पर दर्ज किया गया। शुरुआती रिपोर्ट में उसके होंठों पर चोट के निशान और कुछ दांतों के गायब होने का उल्लेख भी था। हालांकि बाद में पुलिस ने शुरुआती आंकड़ों को खारिज कर दिया और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसकी मौत को आत्महत्या तौर पर दर्ज किया गया। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, इसके 3 साल बीत जाने के बाद एक प्रमुख मीडिया संस्थान के पत्रकार अक्षय सिंह नम्रता के पिता का इंटरव्यू लेने झाबुआ गए। इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले उन्हें खांसी होने लगी और मुंह से झाग बाहर निकलने लगा। अक्षय सिंह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मेहताब सिंह दामोदर के घर गए थे। हाल सिंह की बेटी नम्रता दामीर की 2012 में कोई संदिग्ध मौत के बारे में बात करना चाहते थे। पिता मेहताब सिंह भी बात करने को तैयार थे। दोनों आमने सामने बैठे थे। मेहताब सिंह ने अपनी याचिकाओं में और कोर्ट के फैसले की फोटोकॉपी सामने बैठे अक्षय सिंह को सौंपी और चाय आ गई थी। जैसे ही सिंह ने चाय पी, उनका चेहरा अकड़ने लगा और उनके होंठों पर झाग के साथ ही जमीन पर गिर पड़े। अक्षय सिंह को मेहताब सिंह दामोर के घर तक ले जाने वाले इंदौर के स्थानीय पत्रकार राहुल
कारिया कहते हैं, हमने उन्हें फर्श पर लिटाया और उनके कपड़े ढीले कर दिए और उनके चेहरे पर पानी छिड़का। उनकी नब्ज देखी और मुझे तुरंत पता चल गया कि अक्षय सिंह की मौत हो चुकी है। उन्हें सिविल अस्पताल और बाद में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे। यह है व्यापम घोटाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई और मौत के समय उनके दिल का आकार बढ़ा हुआ था। इसके बाद एक दिन बाद राज्य के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन, जो कि व्यापम में शामिल छात्रों की सूची तैयार कर रहे थे, वे नई दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। जबलपुर मेडिकल और मध्य प्रदेश के शासक के पास 200 से ज्यादा दस्तावेज की सूची तैयार थी, जिन पर कथित तौर पर आरोप था कि अक्षय की मौत के एक दिन बाद दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक स्थित होटल पर अपने बिस्तर पर मृत पाए गए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक निगरानी के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जा रहे पुलिस को उनके कमरे में शराब की खाली बोतल मिली थी। ऐसा जाहिर हो रहा था कि शर्मा ने रात में जाकर शराब पी थी और रात में उन्हें उल्टियां भी आई थी। मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने प्राकृतिक कारण होने वाली मौत बताते हुए जांच बंद कर दी थी। अचरज की बात यह भी थी कि मेडिकल कॉलेज के दूसरे डीन थे जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। 1 साल पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक दूसरे डीन अपने घर के पीछे बगीचे में आत्महत्या कर ली थी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज और मध्य प्रदेश शासक के पास जो भी दस्तावेज यूपी शामिल थे, वह कहीं मौत के कारण तो नहीं बने। मित्रों, यह है व्यापम घोटाले का सच। मामले की जांच अधिकारियों ने की, लेकिन मामले की जांच करने के बाद अधिकारी कहां चले गए यह पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताते चलें कि नरेंद्र राजपूत झांसी मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS से विधि हासिल करने के बाद अपने गांव हरपालपुर लौट गए थे और मैं 6 महीने से पहले अपने गांव में अपना क्लिनिक शुरू किया। 13 अप्रैल 2014 को नरेंद्र ने खेतों में काम करने के दौरान छाती में दर्द की शिकायत की और घर की तरफ लौटने लगे, लेकिन घर के दरवाजे पर भी वे ढेर हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की स्पष्ट वजह का पता नहीं चल सका। उनके परिवार वालों ने सरकार की किसान बीमा योजना के तहत बीमा लाभ के लिए आवेदन किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजहों का पता नहीं चलने की वजह से बीमा का लाभ नहीं मिला। नरेंद्र के रिश्तेदारों के मुताबिक मौत के कुछ महीनों के बाद पुलिस उनके घर पहुंची और तब जाकर परिवार वालों को पता चला था कि व्यापम घोटाले में बिचौलिए के तौर पर उन पर मामला दर्ज है। सरकार के अनुमान के मुताबिक 2007 में 2015 के बीच व्यापम मामले से जुड़े 32 लोगों की मौत हुई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और मीडिया में प्रकाशित भी किया गया। STF और CBI ने अपनी चार्जशीट में इसे शामिल किया। परीक्षाओं में किस तरह से हुई थी धांधली, यह भी हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं। व्यापम परीक्षा में नकल, धोखाधड़ी संबंधी अनियमितताओं और बिचौलियों और कॉलेज के कर्मचारी बाहरी लोगों के साथ साथ प्रभावशाली डॉक्टरों और राजनेताओं की
संलिप्तता देखी गई थी। इन धांधलियों में आवेदन की जगह दूसरे एक्सपर्ट लोगों को परीक्षा दिलाई गई। इसके काम करने के लिए बिचौलियों को पैसे लेकर आवेदन की जगह परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट की व्यवस्था करते थे। हेरा फेरी करके परीक्षा केंद्रों तक परीक्षा केंद्रों तक फैली हुई थी, जहां इस धोखाधड़ी की प्रथा को सुविधाजनक बनाने के लिए धांधली की गई थी। पूरे ऑपरेशन में खासियत बिचौलियों का एक नेटवर्क डमी उम्मीदवारों और धोखाधड़ी में शामिल परीक्षा केंद्र थे, जो परीक्षा व्यवस्था को बेगानी बनाने के लिए मिलीभगत में काम कर रहे थे। रोल नंबरों में हेरा फेरी करना एक आम बात थी, जिसमें नकल की सुविधा के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबरों में हेराफेर किया जाता था। धोखाधड़ी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए डमी उम्मीदवार या एक्सपर्ट उम्मीदवार को इंजन के तौर पर बिठाया जाता था। उसके साथ कई आवेदक बोगी की तरह बैठते थे। ये लोग आसपास बैठते थे ताकि नकल करने में आसानी हो सके। ऐसे में एक्सपर्ट डमी उम्मीदवार की मदद से आवेदकों को उच्च अंक हासिल करने में मदद मिलती थी। परीक्षा के दौरान सेटिंग हो जाने के बाद आवेदक आमतौर पर जानबूझकर अपनी उत्तर पुस्तिका को खाली छोड़ देते थे। इसमें से कुछ ऐसे भी इस परीक्षा में शामिल होते थे और भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए पैसा दे रहे थे, और जैसे प्रभावशाली लोग भी थे। लेकिन यह मामला धीमे धीमे दबा दिया गया। अमितताओं से जुड़े रहस्यमय परिस्थितियों में अधिकांश लोग इसमें किस तरह से मारे गए, क्या हुआ, यह भी आज रहस्य बना हुआ है। ऐसी मौतों की संख्या में विसंगतियों में संदेह पैदा किया गया और इस मामलों की गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को बढ़ाया। सीबीआई जांच का उद्देश्य इन पर प्रकाश डालने के साथ साथ यह पता लगाना था क्या इनके बीच आपस में कोई संबंध या समानता थी। हालांकि ऐसी कई मौतों की जांच में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, क्योंकि पर्याप्त और ठोस सबूत के अभाव के कारण उन्हें अंततः इस मामलों को बंद करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की छात्रा नम्रता दामोर का शव हम आपको बता चुके, कहां मिला और कैसे क्या हुआ। यह एक व्यापक घोटाला है, जिसकी लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलते ही उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और जो वो अगली छलांग लगाना चाहते थे वह थम जाएगी, या फिर नोटिस के आगे क्या होता है यह भी हम आपको कुछ दिनों बाद बताएंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आप सभी को धन्यवाद देता हूं।